कितने रूल्स हो गए थे लास्ट क्लास में? चार रूल हो गए थे आई थिंक सो आपके ना। अरे काउंटिंग वाइज चार हो गए ना। पहला आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी का हो गया, दूसरा आपका कंपोजिट का हो गया, तीसरा मल्टी वैल्यूड का हो गया और चौथा आपका मैपिंग कार्डिनलिटी का हो गया। चलो चलो पहले एक काम करते हैं। चलो पहले हम ले लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स का। ठीक है। अब अगर आपके रिलेशन के पास अगर कोई भी एट्रीब्यूट आता है तो क्या करोगे? तो कुल मिला के इसके आने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बस सारी रूल बता देता हूँ, तो आप सिंपल सा कह लेते हो कि नो एक्स्ट्रा चेंजेस। अब इसका मतलब क्या है बता देता हूँ, सुनो। है ना, हेडिंग लगा लो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट पहले। डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट पता है ना, रिलेशन पे जो एट्रीब्यूट आते हैं, है ना, रिलेशनशिप या फिर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स कहते हैं उसे। ठीक है। तो अगर आपके रिलेशनशिप पे कोई भी एट्रीब्यूट आता है तो उसकी आने की वजह से कुछ नया नहीं होने वाला। तो जो भी रूल नंबर 4 पढ़ा है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, नया कुछ नहीं होने वाला। लिख लो इसमें पहले तो लिखो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट की वजह से, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट की वजह से अब इन जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना, रूल 4 लिखवाए थे आपको, सी उसका 5वां रूल है, वो पूरे नहीं हुए ना अभी। वो हो गया खत्म, वो रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 4 में आपको 4 पार्ट करवाए थे, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। वो रूल नंबर 4 था। अभी रूल नंबर 5 आ गया। ठीक है। ऐसे लिख लो। तो लिखो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट की वजह से, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट की वजह से नंबर ऑफ टेबल्स में, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट की वजह से नंबर ऑफ टेबल्स में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो नो एक्स्ट्रा चेंजेस इन नंबर ऑफ टेबल्स। अब इसका मीनिंग क्या है, सुनो। अगर आपके पास 1 to 1 था, 1 to many, many to 1 और many to many, ये 4 टाइप के रिलेशनशिप थे। तो यहाँ पे हमने क्या रूल बनाया था कि फॉरेन की किधर जाएगा। तो सिंपल सा क्या ध्यान रखना, जहां फॉरेन की है वही डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है। जहां पे भी आपका फॉरेन की जाएगा उसी टेबल के पास आपका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट जाएगा। बस इसको ऐसे ध्यान रख लो। तो बस कुछ बदलाव हुआ क्या, टेबल नहीं बन रही। टेबल तो लाइक अगर यहाँ पे बाइनरी रिलेशन है सारे के सारे, तो कितनी टेबल बनेगी, दो। पर हमने क्या बोला था, दो टेबल बनाओगे तो फॉरेन की किधर आएगा, आइदर साइड ना, किसी भी साइड आ सकती है। पहली टेबल में भी हो सकता है, दूसरी टेबल में भी हो सकता है। तो रूल क्या ध्यान रखना है कि दो पॉसिबिलिटी आएंगी, वो आपको पहले ही पता है। ठीक है, टू पॉसिबिलिटीज आएगी। और यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जहां फॉरेन की आएगा वही आपका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट आएगा, शॉर्ट में लिख लो। ठीक है, अगर आपने पहली टेबल में दूसरी की फॉरेन की डाली है तो उसी में डिस्क्रिप्टिव डाल दो, और दूसरी में डाली है तो उसी में डाल दो। तो जहां पे भी आपका फॉरेन की है उसके साथ ही डिस्क्रिप्टिव आता है। यहाँ पे रूल क्या है, किधर आएगा, मैनी की साइड में।
तो जो भी आपकी सेकंड टेबल है तो एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी आएगी। और वो क्या कहेगी, जहां पे भी मैनी वाला टेबल है उसके साथ आपका फॉरेन की और डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट आएगा। तो वो एग्जांपल से भी करवाऊंगा, लिख तो लो, वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना सारे एट्रीब्यूट। अरे थ्योरी तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट मतलब रिलेशन पे आने वाला एट्रीब्यूट। एक एग्जांपल करवा दूंगा, पहले मैं आपको एक फॉर्मेलिटी के लिए रूल तो लिखवा दूं, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ यहाँ 3 टेबल बनेगी ना। अरे यहाँ आपको पता है कि 2 टेबल्स बन रही है, यहाँ पे भी 2 टेबल्स बन रही है, यहाँ पे भी 2 टेबल्स बन रही है। हाँ, यहाँ फॉरेन की अलग बनेगी। तो जो 2 टेबल बन रही है वो तो बनेगी ही बनेगी, 2 टेबल जो बन रही है वो तो बनेगी ही बनेगी। अब जो एक्स्ट्रा आपका एक टेबल बन रहा है उसमें क्या आएगी, दोनों की प्राइमरी की और साथ में डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो बस आपको इन जनरल ध्यान क्या रखना है शॉर्ट में, बस आप इतना ध्यान रख लो, जहां फॉरेन की है वही डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है। तो अलग से कोई टेबल नहीं बन रही, नंबर ऑफ टेबल में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, है ना। मैं एग्जांपल करवा देता हूँ, मुझे थ्योरी में लिख लो। अरे ये तो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, उसी का एक ओवरव्यू दिया है मैंने। मेरा काम तो यही खत्म हो गया कि कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनने वाली। और कहाँ आएगा डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स, तो ये रहा, जहां फॉरेन की आएगा वही डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स आएगा। तो एक बार इसको बना लो, फिर मैं एग्जांपल से समझा, एक ईयर डायग्राम बना के समझा देता हूँ। सर का क्लास थोड़ी था, संजय सर का नहीं था ना, टेस्ट था शायद, बच्चे पूछ रहे, नहीं आज क्लास नहीं थी। लिख लिया। अब इसको मैं एग्जांपल से भी समझा देता हूँ, लिख लो। अरे नहीं, वो फॉरेन की तो है लेकिन बाकियों की तो प्राइमरी की ही है ना। वो चाहो तो आप फॉरेन की लिख दो। देखो, हाँ हाँ, यहाँ तो फॉरेन की आएगी ना। दोनों टेबलों की फॉरेन की निकाल के आपने रख दी, तो कहीं जो प्राइमरी की है वो यहाँ फॉरेन की बन जाएगा। तो होती तो प्राइमरी की है, बट इस टेबल के लिए फॉरेन की बोली जाएगी। तो आप चाहो तो फॉरेन की लिख दो, उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, वही तो बता रहा हूँ, जहां फॉरेन की आएगा वहां जाएगा। ये आपके पास में कोई एक एट्रीब्यूट ए है, ये आपका रिलेशनशिप आर है, ये आपका कोई दूसरा एंटिटी बी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट ए वन है जो इसका की बन गया, मान लीजिए ए टू है, और ये ए थ्री है। इस टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट बी वन होंगे, और मान लीजिए बी टू होगा, और एक चलो बी थ्री लगा देते हैं। और ये आपके पास आ गया आपका तीसरा एट्रीब्यूट, मान लीजिए सी वन, फॉर एग्जाम्पल सी वन। तो रिलेशन के पास जो एट्रीब्यूट आता है उसे क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, ठीक है। फिलहाल ये रिलेशन कैसा है, अगर वो कुछ नहीं लिखता तो कैसे पढ़ोगे, मैनी टू मैनी, क्योंकि डायरेक्ट लाइनें बनी हुई है। तो मैनी टू मैनी मान लू इसे। तो अगर आप इसे मैनी टू मैनी मानोगे तो कितनी टेबल बनेगी, 3। तो जैसे आपको पता है वैसे ही लिखोगे कि एक टेबल आर की आएगी, उसमें ए वन किया जाएगा और ए टू ए थ्री आ जाएगा। एक टेबल आपका बी का आएगा, ठीक है, जिसमें बी वन किया जाएगा और बी टू बी थ्री आएगा।
एक टेबल तीसरा रिलेशन का आएगा आर का, उसमें दोनों की प्राइमरी की आएगी, इतना याद है। तो जहां प्राइमरी की आएगी वहीं इसका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट आ जाएगा। क्या कह रहे हो? अरे नहीं, तो इस रिलेशन पे जो एट्रीब्यूट है उसे डिस्क्रिप्टिव कहेंगे ना। ये एट्रीब्यूट तो एंटिटी के हैं। अरे स्पेशली एक ही तो टाइप का एट्रीब्यूट होता है जो रिलेशन के पास होता है, जिसका नाम आपको बताया था क्या, रिलेशनशिप या फिर डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट जो ये है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। तो कहाँ जाएगा? तो जिधर फॉरेन की जाएगा। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव दिखा, अलग से कुछ नहीं होने वाला। यही फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कंसिडर किया है मैनी टू मैनी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा मान लेता हूं ऊपर वाला डायग्राम वन टू मैनी है, तो इसका मतलब मैनी इस साइड में चला गया। तो इसका मतलब कितनी टेबल बनेगी? टेबल तो दो ही बनेगी ना। तो वन टू मैनी है, तो एक टेबल आपका ए का बनेगा जिसमें A1 A2 और A3 आएगा, और दूसरा टेबल जो आपका बी का बनेगा उसी के साथ रिलेशन चला जाएगा। ठीक है, रिलेशन चला गया, इसका मतलब यहाँ B1 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा, साथ में A1 आएगा। इतना तो हो रहा है ना। साथ में बस एक चीज और ऐड कर दो, C1 B3 डाल दो। तो रूल क्या लिखवा है आपको, जहां पे फॉरेन की जाएगा वही डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों की जो फॉरेन की है वो यहाँ आए तो आपका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट यहाँ आ गया। यहाँ पे आपका फॉरेन की यहाँ आया तो आपका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट यहाँ आ गया। तो बस यही रूल कह रहा हूँ। तो बट टेबल बढ़ी क्या? तो नंबर ऑफ टेबल नहीं इंक्रीज होने वाले। नंबर ऑफ टेबल के इंक्रीज होने की क्या क्या सिचुएशन है वो आपने सब पढ़ लिया। बिल्कुल, या तो मल्टी वैल्यूड में बढ़ी है अभी तक, या मैनी टू मैनी में बढ़ी है। अभी तक तो दो सिचुएशन में आपके नंबर ऑफ टेबल्स इंक्रीज हुई है। ये टेबल का नाम तो कुछ भी रख दो, उससे कोई फर्क है। यूज तो, अरे मैंने आपको बोला ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो यहाँ होते हैं ना यहाँ होते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन ने होटल में चेक इन किया है, ठीक है, तो चेक इन एक रिलेशन हो गया। अब चेक इन उसका रिलेशन हो गया, तो अगर किसी इंसान ने होटल में चेक इन किया है, अब मैं उसके लॉज के बारे में पूछ रहा हूँ। लॉज एक एट्रीब्यूट है जो चेक इन का होगा, होगा। अब वो लॉज वाला जो चेक इन वाला एट्रीब्यूट है वो पर्सन के पास जाएगा या होटल के पास जाएगा? तो एग्जैक्टली हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर्सन डिसाइड करेगा और तब जाके होटल वाला देगा। तो यहां हम फंस गए, और हम किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी को वो एट्रीब्यूट दे ही नहीं सकते। तो जब भी ऐसा कोई भी सिचुएशन बन रहा है कि एट्रीब्यूट किसी एंटिटी के पास कंफर्ट नहीं है आने में, लेकिन काम दोनों के लिए करेगा, तो उस एट्रीब्यूट को आप रिलेशन को दे दो। हाँ, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है गेट का एग्जांपल है, लॉज वाला। हाँ हाँ, वो वहां पे अब लॉज वाली चीजें वह सिचुएशनल दी गई थी, तो वो सिचुएशन ही ऐसा है कि वो कहीं सेट ही नहीं होने वाला। ठीक है, अब भी देख लो, तो इसमें अच्छी बात क्या, नया कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट आने की वजह से कोई नया टेबल नहीं बनता, और डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट किस टेबल में जाएगा? जहां फॉरेन की जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इतनी देर में इतनी चैट लिख दी। चलो लिखो, कोई डाउट हो तो बताओ। बाकी यही, अगर मैनी टू वन होता तो समझ में आ गया किधर जाते, तो बस एक ही साइड चला जाता। हाँ, तो ये इसीलिए क्या होता है, कितनी टेबल है वो तो है ही है। अच्छे क्वेश्चन जब भी बनेंगे ये टेबल्स भी बनानी आनी चाहिए, कि कौन सा वाला एट्रीब्यूट कौन सी वाली टेबल में जाएगा, जिससे वो टेबल पूरी बने। अब टेबल आधी अधूरी तो नहीं बना सकते ना। सिर्फ टेबल बनाएंगे तो कोई भी एट्रीब्यूट छोड़ थोड़ी सकते हैं। प्रॉपर एट्रीब्यूट तो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ एट्रीब्यूट की कहानी है, टेबल नहीं बन रही। ठीक है।
चले आगे। चलो लिखो इस टेबल को पहले फटाक से। ठीक है, तो फिर से क्लियर कर देता हूं, जब भी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मान लीजिए कोई स्टेटमेंट आपको ऐसा दे दिए, स्टेटमेंट वन, कि व्हेन वी हैव द चलो हिंदी में बोल देता हूँ, जब भी हमारे पास किसी ईआर डायग्राम में डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होता है तो नंबर ऑफ टेबल बढ़ती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो आप हमेशा कहोगे इट इज ऑलवेज फॉल्स, ये कभी ट्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेबल कभी नहीं बढ़ेगी, किसी भी सिचुएशन में नहीं बढ़ेगी। तो क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो एट्रीब्यूट एक एक्स्ट्रा आएगा, तो कोई ना कोई कॉलम ऐड ऑन होगा। बट कॉलम कौन सी वाली टेबल में ऐड ऑन होगा, जिसमें फॉरेन की होगी। तो यही दूसरा स्टेटमेंट मान लो आपको ऐसा दिया गया है कि डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हमेशा वन साइड में ऐड होता है, वन टू मैनी में वन साइड में ऐड होता है। सही है गलत है? तो गलत है ना, वन साइड में थोड़ी ऐड होता है, मैनी साइड में ऐड होता है। तो जब भी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट आएगा ये हमेशा कहाँ जाएगा, जहां मैनी वाली साइड। तो ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं जो आपको समझ आने चाहिए। तो आगे आप तो समझ, चलो आगे। चलो रूल नंबर 5, ओके। रूल नंबर 6, 7 रूल है, बस 2 रूल और है। ये आपके पास आता है टोटल पार्टिसिपेशन का। हाँ बिल्कुल, आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आप लोगों के पास, सबके पास होंगे ना, पुराना मेरा डीबीएमएस का क्लास। आपको जिस कोर्स का परमिशन दे रखा है उसमें रिकॉर्डेड वाले लेक्चर भी होंगे, किसी के पास नहीं है? हाँ, तो अगर रिकॉर्डेड लेक्चर है तो उसमें मैंने बुकलेट के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, छोड़ के कुछ चैप्टर्स को। तो जो चैप्टर मैंने पहले नहीं करवाए थे वो मैं अब करवा दूंगा। तो कुछ चैप्टर मैंने वहां करवा रखे हैं, स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर के बुकलेट के एक के क्वेश्चन करवा रखे हैं। कुछ गलत थे उनको भी सही करवाया था, तो एक बार चेक कर लेना। ठीक, हाँ अलग तो करवाऊंगा, लेकिन बुकलेट वाले तो देख लो, ये आज खत्म हो जाएगा ये, तो इन पे फिर अभी अपन क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, अब अगर टोटल पार्टिसिपेशन आता है तो दो केस आएंगे, एक साइड है तो क्या होगा और दोनों साइड है तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वन साइड। तो एक साइड में अगर आपके पास में टोटल पार्टिसिपेशन आता है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इधर उधर की फालतू बकवास लिखाने से अच्छा है मैं बस एक लाइन में लिख देता हूं, नॉट चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, हिंदी में वाले हिंदी लिख लो, कोई परिवर्तन कोई बदलाव नहीं होगा। लिखो, पढ़ा तो है ना, इसी में खोल खोल के देख लेना, नाम अलग लिख रखे हैं। ठीक है, तो एक साइड में अगर आपके पास में टोटल पार्टिसिपेशन आता है तो कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब 1 to 1 है तो टेबल दो ही बनेगी। फॉरेन की किधर भी जा सकती हो आपको पता है, 1 to many है तो मैनी साइड जाएगी, मैनी टू वन है तो मैनी साइड जाएगी, और मैनी टू मैनी है तो अलग टेबल बनेगी। तो कुल मिला के वही हो रहा है जो मैपिंग कार्डिनलिटी में था, तो कुछ नया नहीं है। तो फालतू क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो, एक ही लाइन में लिख लो कि एक साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं बढ़ने वाला। टोटल पार्टिसिपेशन की वजह से ना टेबल बढ़ेगी ना एट्रीब्यूट बढ़ेगा, परिवर्तन होगा जब दोनों साइड आएगा। ये एक्सेप्शनली, अब टेक्निकली आपको टोटल पार्टिसिपेशन में एक ही रूल याद रखना है, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। कि दोनों साइड में भी फिर एक स्पेसिफिक है, कि दोनों साइड में अगर टोटल पार्टिसिपेशन आता है तो अब कितने टाइप के रिलेशन होंगे, 4 टाइप के, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। उसमें भी सिर्फ पहले वाला बदलेगा, 1 to 1। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक बात बताया था
कि नॉर्मली टेबल या तो एज इट इज रहती है, टेबल बढ़ती है। सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जहां टेबल घटती है, और वो ये वाला केस है। तो जब भी आपके पास में टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड में है और 1-to-1 रिलेशनशिप है, तो दो नहीं एक ही टेबल बनेगी। तो ये एक एक्स्ट्रा एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है जो टेबल घटा रहा है। अब क्यों बनेगी उसका कारण भी दे दूंगा, एग्जाम्पल बना के दे दूंगा ताकि याद रहे, पहले भी लिख लो। तो अगर दोनों साइड में है तो वैसे तो क्लियर हो गया होगा अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो, बट मान लेता हूं आपकी बुद्धि के जंग लगा हुआ है तो मैं ही समझा देता हूँ। लिख लो, डोंट वरी। हाँ हाँ पे लिखो, पूरा पूरा डायग्राम बनाते हैं आपके लिए, और डायग्राम क्या टेबल के साथ समझाते हैं, मोर क्लैरिटी। तो टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड है, इसका मतलब क्या है कि ए बी की साइड में भी एक ही एंटिटी से इंस्टेंस से जुड़ा हुआ है, और बी ए की साइड में भी एक ही से कनेक्टेड है। तो कुल मिला के ए में जितने इंस्टेंसेस हैं उतने ही तो बी में है। अरे अगर दोनों साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है और साथ साथ में 1-to-1 है, इसका मतलब साफ साफ है पहले एंटिटी के पास जितने इंस्टेंसेस हैं उतने इंस्टेंसेस दूसरे वाले के पास होंगे, ये तो तय है। तो अब जब आपके पास दोनों में अगर सेम सेम है तो दो अलग अलग टेबल बनाने का सेंस ही नहीं होता, क्योंकि अपने आप में एक टेबल यूनिक आइडेंटिफाई हो रही है। कैसे बताता हूँ, एग्जाम्पल बना के लिख लिया। ठीक है, देखो अब मान लो आपके पास में इस तरह से कोई ईआर डायग्राम है, मान लो। ठीक है, तो चाहे तो एरो लगा देना, मैं एक बार के लिए आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये 1-to-1 है। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए कोई एक एट्रीब्यूट, टेबल का नाम ए है, यहाँ बी है, ये रिलेशन आर रहा होगा। इसके पास एक एट्रीब्यूट A1 है जो की है, इसके पास में मान लो A2 है, इसमें एक एट्रीब्यूट B1 है जो की है, और एक इसमें एट्रीब्यूट B2 है। तो नॉर्मली हम 1-to-1 के केस में क्या करते हैं, 1-to-1 के केस में हम ये कहते हैं कि आपका फॉरेन की आइदर साइड जाएगा, किधर भी भेज दो। तो नॉर्मली आप क्या बोलोगे कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि ए के पास में A1 A2 आ गया, और बी के पास में अगर मैं रिलेशन को भेज देता हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि B1 के पास में B2 तो आएगा ही आएगा, साथ में A1 भी आएगा, ऐसा होगा। अब सुनना, अगर आपके पास में दोनों साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है तो एग्जैक्टली किया क्या आपने, वो सुन लो। अगर आपके पास में दोनों साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है, और यहां मान लीजिए आपके पास में कोई दो वैल्यूज है, एक A1 है और एक A2 है। मान लीजिए कोई दो वैल्यूज है, लाइक दिस इज फॉर एग्जांपल 1 2, और यहाँ मान लीजिए 5 6, ये की है तो ये यूनिक है। ठीक है, अब यहां से अब आप जब लिखने वाले हो तो ये यहाँ पे कितनी आएंगी, 3, क्योंकि एक B1 आने वाला है, एक B2 आने वाला है, और एक A1 तो आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि रिलेट भी तो करना है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 और 12 लिख दिया, यहाँ पे 15 और 16 लिख दिया, और यहाँ पे 1 2 लिख दिया, सिर्फ समझना। तो ये एक टेबल आपके पास में A बन गया, और ये एक दूसरी टेबल RB बन गया। तो क्या इन दो टेबल को बनाने का कोई सेंस है क्या? सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा। जो जब कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा तो उस केस में हम यहाँ स्मार्ट बन के क्या कहेंगे कि फॉरेन की बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्यों फॉरेन की बना रहे हो? ये जो आपका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, ये आइडेंटिफिकेशन तो हम वैसे ही कर देंगे, A1 A2 और B1 B2। तो यहाँ पे 1 2 और 5 6 अगर आ रहा है, और यहाँ 10 12 के साथ में 15 16 आ रहा है, तो क्या किसी भी टाइप का कोई एम्बिग्यूटी बनेगा? बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब इस फोरेन की के कॉरेस्पॉन्डिंग जब ये खुद यूनिक हो रहा है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कि रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो अलग से टेबल बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो यहाँ पे दो टेबल बनाना बेवकूफी है, एक टेबल से आपका काम हो जाएगा। तो स्प्लिट करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि हर रो अपने आप में यूनिक है। अरे रिपीट डिकम्पोज कब करते हैं, जब रिडंडेंसी आती है।
जब डेटा रिपीट होता है तो हम कहते हैं भैया एक टेबल में काम नहीं चलेगा, डिकम्पोज कर दो। और हम क्या कर रहे हैं, अब दोनों एंटिटी इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि वो एक दूसरे को यूनिक आइडेंटिफाई करवा रही है, तो आपको अलग से टेबल नहीं बनाना। इसीलिए हम कहेंगे ये सब बनाने का आपको नीड नहीं है। इस केस में आप बस एक टेबल बनाओ, दोनों को जोड़ दो और यहाँ पे ये कह दो कि A1 A2 और B1 B2, तो ये अब आपके पास में एक टेबल बन जाएगी। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि चाहे तो आप A1 को बोलो चाहे तो B1 को बोलो, क्योंकि चीजें तो यूनिक ही है ना, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दैट्स द रीजन, मतलब इसका मेन कारण ये। ठीक है, तो अब ये याद रख लेना कि जब भी टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड में आता है और आपका रिलेशन 1 to 1 होता है, उस केस में आपकी दो नहीं एक ही टेबल बनती है। बाकी जैसा है वैसे ही रहेगा। 1 to many, many to 1 या many to many में कोई चेंजेस नहीं आएगा। 2 2 3 जैसी बन रही थी वैसे बनने दो। नहीं इसमें, अरे क्लास नहीं लेते क्या आप बच्चे लगातार? यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि जब भी आप रेफर करोगे तो हमेशा प्राइमरी की ही दूसरी टेबल में फॉरेन की बनती है। तो या तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे अगर आपका A1 है तो A1 ही यहाँ रेफर होगा। A2 को यहाँ रेफर कैसे कर सकते हो? यहाँ डेटा को मत देखो, डेटा तो मैंने की बोलने के बाद लिखा है। अगर मैं नहीं बोलता हाँ तो A1 A2 दोनों की हो सकती है। अरे फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेटा रिपीट नहीं हो रहा तो तुम डीबीएमएस में चीजें ऐसी नहीं होती। डीबीएमएस में हम दोनों तरह से काम करते हैं, टेबल को देख के भी रूल्स बनते हैं और रूल्स को देख के भी टेबल बनाते हैं। बट उस लेवल तक अभी आप गए नहीं हो। यहाँ तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि ये की है, ये मैं की मान ही नहीं रहा। ठीक, ठीक है। तो सिंपल सा फिर कह देता हूं, बेवजह भी हम डिकम्पोजिशन नहीं करते। डिकम्पोजिशन की कंडीशन है रिडंडेंसी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि दो को दो लिखे, जोड़ के भी लिख सकते हो, और ये उसका एकमात्र केस होता है। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, B1 में तो 10 और 12 है ना। ये A1 की वैल्यू तो इधर एज इट इज आएगी ना। क्या कह रहे हो? नहीं, B1 में तो सेम वैल्यू होगी, वो B1 की वैल्यू है, उससे हमें क्या लेना देना है। वो हो सकती है, वो उसका पार्ट है। अब यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 हो सकता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द B1। हाँ बट टेबल लेकिन फिर भी एक ही बनेगी। B1 को नहीं, वो तो कोई एक लेके आओ ना, या तो इधर लेके आओ इधर लेके आओ, नॉर्मली यही तो करते हैं। नहीं नहीं, वो तो मिक्स हो गई ना अब प्राइमरी की किसी भी एक को बोल दो यूनिक आइडेंटिफाई, तो ये भी कर देगा और ये भी कर देगा। प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो जब आपने दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिया तो चाहे तो A1 कह दो चाहे तो B1 को कह दो। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो भैया टोटल पार्टिसिपेशन मत लगाओ। साफ साफ बात है, अगर आप टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड लगाते हो और 1 to 1 बोलते हो तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। और अब ऐसा नहीं करना चाह रहे, दो को तुम एक नहीं करना चाह रहे तो मत करो 1 to 1, 1 to many कर दो, many to 1 कर दो, टोटल पार्टिसिपेशन मत करो। बहुत सारी सिचुएशन है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सिनेरियो तो तब बनेगा जब आपको पूरी चीज पता होंगी। ये पहले थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ये पढ़ के आप रिलेशनल डेटाबेस तक जाओ, फिर रिलेशनल डेटाबेस आगे का काम करेगा। यानी वो टोटल पार्टिसिपेशन अगर आया है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। आप क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो तो वहां टोटल पार्टिसिपेशन का खेल नहीं होगा, आप समझो। मैं आपको फिर से एक बात क्लियर कर देता हूँ, फिलहाल आप ER से रिलेशनल डेटाबेस पे जा रहे हो। अब आप हो ही रिलेशनल डेटाबेस पे और वहां बना दो टेबल रहे हो, तो कौन पागल है जो दो का एक करेगा?
मुझे तो एक बात बताओ, जब आपने रिलेशनल डेटाबेस बना दिया और वहां आपने 2 टेबल की है, तो वहां थोड़ी मूर्ख हम एक बनाएंगे। ईआर डेटाबेस से हम जब टेबल बना रहे होते हैं, ये तब की बातें हैं। जब बन गई है तो टोटल पार्टिसिपेशन कैसे दिखेगा आपको? टोटल पार्टिसिपेशन इज द पार्ट ऑफ ईआर डायग्राम, नॉट द पार्ट ऑफ रिलेशनल मॉडल। तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की तो बहुत सारी चीजें, तो हर बार क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन अचीव नहीं होता, हर बार हर क्वेरी के अंदर ऑप्टिमाइजेशन बेटर नहीं होता। ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो कई बार हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन कम है बट एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे वो। तो फिलहाल मैं फिर से कह देता हूँ, छोटी सी बात है, सिंपल बात है। ईआर से रिलेशनल पे जा रहे हो, दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है और 1 to 1 है, तो 2 का 1 होगा, कोई इलाज नहीं है। और तुम नहीं करना चाह रहे तो तुम 2 का 2 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी नई बात है। तो मानने कोई तैयार नहीं, मैं तो रीजन तक दे रहा हूँ, फिर भी बताओ अब क्या ही कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, क्लियर। ये 7वां रूल, और ये अब लास्ट है जो वीक एंटिटी के लिए। ठीक है, तो वीक एंटिटी में क्या होगा, हर चीज में पहले बता चुका हूं। तो वीक एंटिटी में रिलेशन किस टाइप का होगा, 1 to many, पहले डिस्कस कर चुके हैं। पार्टिसिपेशन कैसा होगा, वीक साइड में टोटल होगा। रिलेशन कैसा होगा, आइडेंटिफाइंग होगा। तो वीक तक आते आते तो हर चीज पहले ही क्लियर हो चुकी है, तो कुछ नया बनने वाला ही नहीं है। तो 2 एंटिटी है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, तो 2 ही टेबल बनेगी। और फॉरेन की किधर जाएगी, फॉरेन की वीक की साइड ही जाएगी, क्योंकि मैन्यू उधर ही आना है, तो कोई चेंजेस नहीं है ना। तो बस यहाँ पे अब आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास वीक एंटिटी है तो नो एक्स्ट्रा टेबल इज मेड। सबसे पहली बात यही याद रखना, एक्स्ट्रा कोई टेबल नहीं बनेगी, नई टेबल तो कतई नहीं बनने वाली। ठीक है, और क्या होगा, और ये हमें भी पता है कि जब भी हम वीक एंटिटी की बात करते हैं, डायग्राम से समझ लो, जब भी हम वीक एंटिटी की बात करते हैं, तो वीक एंटिटी के केस में जो भी डायग्राम बनना है वो पहले से आपको याद है, मुझे कुछ लिखने की नीड ही नहीं है, मुझे फिक्स हो चुका है। दिस इज ए स्टैंडर्ड डायग्राम फॉर द वीक एंटिटी। तो अगर ये सब वीक एंटिटी के केस में हुआ है, मान लो यहाँ A1 आया होगा, यहाँ A2 आया होगा, यहाँ B1 है जो इसका पार्शियल की बना होगा, और ये B2 आया होगा। अभी पहली बार मैंने वीक एंटिटी बनाया तो आई इंट्रोड्यूस द पार्शियल की, इससे पहले तो नीड ही नहीं पड़ी है मैं। ठीक है, तो कितनी टेबल बनेगी, तो जितनी एंटिटी है। तो टेबल का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वीक एंटिटी को लेके, तो नया कुछ नहीं बनने वाला। कितनी बनेगी, 2। तो आप साफ साफ कहोगे कि टेबल तो 2 ही बनने वाली है, टेबल को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये एक एट्रीब्यूट ए है, मतलब एंटिटी ये बी है, तो ए के पास A1 और A2 आ गया। अब ए बी बनेगा, उसके साथ आपका रिलेशन चला जाएगा, और यहाँ पे जो आपका A1 आया और यहाँ पे आपका B1 आया और ये आपका B2 आया, तो यहाँ क्या हुआ, तो ये A1 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉरेन की का काम करेगा, और ये दोनों मिलके इस टेबल के लिए प्राइमरी की का काम करेगा। यही तो रूल था पार्शियल की का, कि वीक एंटिटी अकेला खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट लेने के लिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी की प्राइमरी की के पास जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ गया, इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला, इस टेबल की प्राइमरी की, ये इस टेबल की प्राइमरी की है, और ये A1 इस टेबल के लिए, इस टेबल के लिए फॉरेन की है। ठीक है, तो ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, बाकी तो सब वो का वही है। ठीक है, हाँ, तो एक को रिलेशन बनाओ। नहीं देखो, सीधी एंटिटी तो आएगी नहीं, वो किसी रिलेशन के साथ आएगी, है ना? हाँ, लेकिन अब यहां से जब आगे कोई रिलेशन जाएगा तो अब दिक्कत आगे जाना है, क्योंकि इधर मैनी हो चुका है, और इधर मैनी हो चुका, तो इधर दूसरा वीक आ नहीं सकता, और दूसरा स्ट्रॉन्ग आएगा नहीं, क्योंकि मैनी टू वन या मैनी टू मैनी अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकते वीक कनेक्ट, इसीलिए तो पहले ही सिखाया था। नहीं, वो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए रूल्स अपने पास पहले से क्लियर है। वीक की साइड में रिलेशन आना मतलब मैनी टू वन या मैनी टू मैनी वन ना,
और वो तो अलाउड ही नहीं है, किसी भी केस में अलाउड नहीं है। इसलिए अगर दूसरा बनाना है तो आप इधर रिलेशन जोड़ो और इधर एंटिटी जोड़ो, उनमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हो? इसकी साइड में एंटिटी जोड़ने के लिए और आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, एंटिटी तो और ले सकते हो यहाँ पे। मैं एंटिटी एंटिटी लोगे तो कैसे जोड़ोगे? बी की साइड में तो वीक आ चुका है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, मैं मान लो एक बार एक सिचुएशन ऐसा रख लेता हूँ, मैं ऐसा रख लेता हूँ, ठीक है। अब ऐसा अगर आपने रखा है, ये वीक है, तो ये वीक है, ये होना तो इसी स्ट्रॉन्ग के ऊपर है ना फिर। तो ये स्ट्रॉन्ग आ गया, ये वीक है, तो इसका मतलब इधर से ये आपके पास में आइडेंटिफाइंग रिलेशन बन जाएगा। और ये आइडेंटिफाइंग रिलेशन बन गया तो इस केस में ये वन टू मैनी बन जाएगा, दिस इज अलाउड है। हाँ, ये बन जाएगा। और ये बन जाएगा तो इसका जो की है वो इधर और ऐड हो जाएगा, तो इसका की और इसका की और इसका पार्शियल की मिलके क्या बना देगी? प्राइमरी की बना देगी। हाँ, वो फिर फॉरेन के तो होगा ही होगा। हाँ, वो पॉसिबिलिटी अगर ऐसा जोड़ते हो तो ये पॉसिबल है, इफ यू वांट इट, है ना, अगर चाहते हो तो। बट अभी एक बार इतना सीख लो, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगेन रूल क्लियर है, कुछ बताने की नीड है? कि जब भी वीक एंटिटी आएगा, वीक के पास मैनी होगा। इसीलिए तो पहले रूल बना दिया कि वीक के पास मैनी क्यों होगा, उसका कारण समझ में आया कि वन टू मैनी क्यों है। वन टू मैनी होने का यही कारण है कि वीक के पास में हमेशा मैनी होगा और वहां मैनी होगा, तो इसका मतलब वहीं पे फॉरेन की आएगा। तो फॉरेन की इधर जाने का तो अब यहाँ वन टू वन हो सकता है क्या? पहले आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, क्या मैं यहाँ वन टू वन अलाउड कर सकता हूँ? यहाँ फिर हम फंस जाएंगे। तो वन टू वन वाले केस में इधर करे या इधर करे तो हमारे रूल वॉलेट हो जाएंगे, है ना। तो ये अगर है वन टू वन तो भी डैम श्योर है कि इधर करोगे तो ही बेटर है। तो आप तो याद रखो कि जहां वीक एंटिटी होगी उसके पास ही फॉरेन की होगी। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, बी वन इज द पार्शियल की, नॉट द प्राइम की। वीक एंटिटी के पास प्राइमरी की थोड़ी होती है, पार्शियल की होती है। डॉट 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 करके लिखा है ना, तो ये आपका पार्शियल की कहलाएगा। ठीक है, अब ये एक आध क्वेश्चन मेरे पास है। ये गेट का एक आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ईयर डायग्राम बना देता हूँ, उसमें दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था। अब आप उसे आसानी से पहचान पाओगे, सारे रूल हो चुके हैं। तो क्वेश्चन डायग्राम बना रहा हूँ, आंसर आप बताना। चलूं आगे? चलो, ये लिखो, ये एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, लिखो। और ये तो एक ऐसा फेवरेट क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में भी मिलेगा। ठीक है, अब इस ईआर डायग्राम में मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सब इस नोटेशन में लिखा हुआ है। इसको बना लो, मैं बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो आपसे सबसे पहले पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स। आराम से एक बार डायग्राम बनाओ, फिर दोनों का आंसर देना मुझे। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच इज करेक्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन था, बट आप समझ जाओगे क्या हो रहा है।
ये 2 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, चेक कर लो, मैं डायग्राम में बस चेक कर लेता हूँ। तो देखो, नंबर ऑफ टेबल्स में सबसे पहले बात करते हैं, कितनी एंटिटी है। पहले एंटिटी कितनी है? क्या कहीं पे भी दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन या 1 to 1 टाइप की चीज दिख रही है? तो टेबल कम तो नहीं होने वाली। तो टेबल कम होने के एक ही चांस है, दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन हो और 1 to 1 हो। उसके अलावा टेबल कम तो कभी नहीं होती, ज्यादा ही होती है। तो 3 एंटिटी है, तो 3 टेबल तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, अब टेबल बढ़ाने के पूरे रूल में 2 ही कारण है, या तो मल्टी वैल्यूड आ रहा होगा या मैनी टू मैनी आ रहा होगा, और कोई कारण है टेबल इंक्रीज होने का? देखो, अब सारे रूल पढ़ा चुका हूँ, फिल्टर करो कि टेबल इंक्रीज होने के 2 ही कारण है, या तो 100% मैनी टू मैनी दिखा, या किसी एंटिटी के पास में मल्टी वैल्यूड है। तो कहीं पे भी मल्टी वैल्यूड है, कहीं पे भी मैनी टू मैनी है, तो कितनी एंटिटी है? तो 3 ही बनेगी, तो 3 ही बनेगी। अब मिनिमम क्यों बोला इसने? मिनिमम वर्ड का मतलब ये रहा कि अगर मैं कहीं पे भी मैनी टू मैनी कर दूं तो बढ़ेगी। अरे अगर यहां पे भी मैनी टू मैनी हो जाए और यहां पे भी मैनी टू मैनी हो जाए, यहां तो खैर मैनी टू मैनी नहीं हो सकता, वीक है सॉरी, बट यहां तो मैनी टू मैनी हो सकता है। तो अगर ये मैनी टू मैनी हुआ तो एक टेबल और बढ़ जाएगी, तो 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस मिनिमम वर्ड का तात्पर्य कवि का सिर्फ इतना सा है कि जहां पे भी मैं रिलेशनशिप कह रहा हूं, वहां अगर मैं बदल दूं तो क्या होगा। बाकी ये नहीं है कि इसमें भी 3 और 3 से ज्यादा हो सकती है, ऐसा नहीं। तो आपके सामने क्लैरिटी साफ साफ है, और क्लैरिटी साफ साफ है तो उस केस में अब आप 3 ही टेबल बनाओगे और 3 ही आंसर आएगा। क्लियर? कोई डाउट? 3 एंटिटी है, फिर सुन लो, स्ट्रॉन्ग वीक गोली मारो, एंटिटी तो एंटिटी है, तो 3 की 3 बनेगी। ज्यादा बनने के 2 ही कारण है, मल्टी वैल्यूड और मैन्यू टू मैन दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो नहीं है तो 3 की 3 ही बनेगी और वही आंसर है। ठीक। अब वो 3 टेबल बनेगी कौन कौन सी, हम टेबल बनाते हैं फिर देखेंगे ऑप्शन में। अरे हम अभी तो पता होना चाहिए ना। तो अब अगर हम इस टेबल को देखेंगे, तो यहाँ पे एक टेबल एम की बनेगी, एक टेबल पी की बनेगी, एक टेबल एन की बनेगी। रिलेशन जहां आएगा घुसेड़ देंगे, भी टेंशन ना लो। ये कैसा है? मैनी टू वन, मैनी टू वन। तो मैनी टू वन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पी वन इधर आएगा, आएगा, इसका मतलब ये रिलेशनशिप एम के साथ आएगा, इसका मतलब ये आर वाला तो किसके पास जाएगा? एम आर वन बनेगा एक टेबल। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या आएगा? एम वन आएगा, एम टू आएगा, एम थ्री आएगा, और साथ में पी वन आएगा। ये एक टेबल बन गई, एम के साथ में आर वन कोलैब हो जाएगा। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये पी वन पी टू ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके पास में पी वन पी टू ही आएगा। और जब एन बनाओगे तो ये वीक है, तो वीक है तो यहाँ पे ये P1 इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ P1 के साथ में N1 N2 बन जाएगा। तो ये 3 टेबल बनेगी। अब इन्हीं में से आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से सही कौन सा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है पहले वाला ही सही है। M1 M2 M3 P1 सही तो है। उसके अलावा ये बोला कि M1 P1 N1 N2, तो M1 P1 और N1 N2 तो किसी हाल में ही नहीं आ सकते। ठीक है, M1 P1 N1, तो M1 और P1 बिल्कुल नहीं बन सकता, और M1 P1 अकेले भी नहीं बन सकता। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, अमंग देम ये एक ऑप्शन में दे रखा है, तो ए आपका करेक्ट हो गया। हाँ, किसी एक की पूछी। हाँ, मतलब ये यही पूछा है कि विच इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वन ऑफ द अवेलेबल टेबल। हाँ, वो एग्जैक्टली क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पूछा था, मैंने छोटा लिख दिया। हाँ, तो जो भी टेबल बनेगी उनमें से कोई एक टेबल का सही रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो आपसे पूछा गया। नहीं, नंबर ऑफ टेबल तो 3 हो गई है, उनमें से रियल में जो टेबल बनेगी, आप स्कीमा कह सकते हो, वो चाहिए अपन लोगों को। तो ये गेट का 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया, इट मीन्स आपको सारे रूल आते हैं, नहीं तो ये टेबल नहीं होने वाली।
है ना। एक क्वेश्चन में और करवाता हूँ, उसमें डायग्राम नहीं है, सिर्फ थ्योरी दी गई है। तो डायग्राम आप ही को बनाना है और एट द एंड आंसर देना है। तो एक और करवा देता हूँ, लिख लो। बढ़ती टेबल, हाँ, नंबर ऑफ टेबल्स बदल बदल जाती है, और टेबल बदलती साथ साथ में एट्रीब्यूट्स भी बदलते, चेंजेस होता, बिल्कुल होता। क्या पूछ रहे हो यार, MR1 में P2 क्यों नहीं आया? अरे यार कितनी बार आपको बोले अभी। देखो सारे रूल्स आपको पढ़ा चुका हूँ, चिल्ला चिल्ला के कल एक ही बात बोली थी कि जब भी 1 to many होता है या मैनी टू वन होता है, उस केस में आपका पहली टेबल का प्राइमरी की, पहली टेबल का प्राइमरी की वो वन साइड में मिलेगा, और वो कहाँ जाएगा, सेकेंड टेबल में जाएगा, और वही आपका फॉरेन की बनेगा। तो यहाँ पे प्राइमरी की तो P1 है ना, तो जब P1 प्राइमरी की है तो ये फॉरेन की बन के ही तो यहाँ जाएगा, P2 काय को जाएगा, और क्या करने जाएगा। तो जो प्राइमरी की नहीं है, या जो एट्रीब्यूट पार्ट ऑफ द प्राइमरी की नहीं है, वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता, इसलिए P2 का जाने का तो कोई संभावना ही नहीं है। जाएगा तो ये भाई साहब ही इधर जाएगा। नहीं, वो जिधर भी जा रहा है, मतलब ये P1 इधर इधर भी तो जा रहा है ना, ये अगर इन दोनों को जोड़ रहे हो तो P1 इधर गया है, और इन दोनों को जोड़ रहे हो तो P1 इधर गया है, तो P1 ही क्यों गया, क्योंकि P1 इस टेबल का प्राइमरी की, और ये जिस भी साइड में बेचारा वन वन लेके है, तो वन है तो अकेला कर नहीं सकता, तो ज्यादा जिधर लोग उनकी चलेगी। तो ज्यादा वाले क्या बोलेंगे कि वन वाले तू मेरे पास आ जा, तो ज्यादा वाले के पास एक वाला जा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी ज्यादा है वहां पे, इसीलिए ये P1 ही इधर आएगा, और ये P1 ही इधर आएगा। और ये तो सारे रूल पढ़ा दिए मैंने, बैठो वापस से अच्छे से रिकैप करो, सब समझ आ जाएगा। कोड आउट। तुम पागल ही हो रखे हो, बोले वापस से, बोले ये एक 2 घंटे की। एक क्वेश्चन और करवा दो। हाँ, मैं 2 मिनट में शॉर्ट में सारे रूल रिकैप करवा दूँ। हाँ, बस लिखना मत। हाँ ठीक है, मैं याद करवा दूंगा, अभी करवा दूंगा, मत टेंशन लो। अब रटवा दो, फिर याद करने रटने में फर्क क्या होता है। देखो मैं मैथमेटिकल बंदा हूं, तो मेरे लिए रटने का और समझने का फर्क है। रटने का मतलब पता है क्या होता है, रटने का मतलब है तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा और तुमने रट लिया। और एक होता है याद करना, याद करने का मतलब है तुमने समझा हुआ है और याद इसलिए किया है क्योंकि टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना होता है ना, इसलिए। चलो समझाएंगे, लो एक क्वेश्चन और कर लें। देखो इसकी हिंदी में आपको समझा दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की हिंदी में मैं क्या, मेरी आत्मा भी नहीं कर सकती, है ना, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, गेट का है वो क्वेश्चन है ना। मैं समझा दूंगा आपको हिंदी में, टेंशन ना लो। देखो, अच्छा तो इस क्वेश्चन को फिर तुम चैट जीपीटी मार लेना हिंदी के लिए, ठीक है। E1, E1 E2। अरे लिख तो लो, हिंदी में मैं बोलूंगा तो नहीं, तुम लिख तो लो, कम से कम कुछ तो इंग्लिश लिख दो, कौन से मर जाओगे तुम। इसका क्या, मैं डायग्राम बना दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा था आप ही इसका डायग्राम बनाओ। अरे क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये हर चीज को बोल रहा है। टेबल बना, अगर डायग्राम बना देता तो कलेश खत्म था। ये गेट वाले होते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी छोड़ते नहीं है, किसी तरह का कोई एक्सेप्शन, ताकि गलत ऑप्शन ना बने, आंसर ना बने।
अब ये क्वेश्चन क्या है, आप लिखते तो रहो। इस क्वेश्चन में सिंपल सा पूरी कहानी जो हम ईयर डायग्राम बनाते हैं वो हमें बयां की गई है। तो साफ साफ बोले E1 और E2 आपके पास में दो एंटिटी है, एंटिटी दो है और दो ही रिलेशन है। मैं पहले पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। E1 और E2 आपके पास में दो एंटिटी है, मैं सबको बोलता बोलता मार्क डाउन कर देता हूँ कि एक E1 और एक E2 दो आपके पास में एंटिटी है जो सिंपल और सिंगल वैल्यूड है, ताकि किसी तरह का आप, क्योंकि डायग्राम तो इसने बना के दिया नहीं तो तुम कुछ गलत ना मान लो, तुम कंपोजिट नाम मान लो, तुम मल्टी वैल्यूड नाम मान लो। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि E1 और E2 दो एंटिटीज हैं जिनके पास में जो भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो सिंपल है और सिंगल है, पहली चीज। हाँ, दूसरा R1 और R2 दो रिलेशन है, उन दो एंटिटीज के बीच में इस बार एक नहीं दो रिलेशंस दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से दिए गए हैं कि R1 जो है वो वन टू मैनी है और R2 वो मैनी टू मैनी है। तो E1 और E2 के बीच में अभी तक हमने एक रिलेशन पढ़ा, इस पर इसने दो बना दिए। हाँ, तो एक वन टू वन है और एक मैनी टू मैनी है। और क्या बोला है, R1 और R2 डू नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट देयर ऑन, मतलब इसका कोई भी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट नहीं है, खुद का रिलेशन का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो अब आपसे बोला है मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितनी बनेगी, तो यार इतना तो बोलना ही पड़ेगा ना जब डायग्राम नहीं है तो। अब इसमें से अगर वो कुछ भी गायब कर देता तो तुम आधा टेढ़ा सपोज कर लेते, तो तुम्हें सपोज करने लायक छोड़ा ही नहीं इस क्वेश्चन में। जो बोला है तुम्हें बस डायग्राम बनाना और सॉल्व करना है। इधर देखो, अब इसका हम बनाते हैं डायग्राम। तो ये मेरा पहला एंटिटी बना E1, ठीक है, ये मेरा दूसरा एंटिटी बना E2, बस देख लो एक बार। अब इनके बीच में दो तरह के रिलेशनशिप है, तो एक रिलेशनशिप को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, और एक रिलेशनशिप को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ये रिलेशनशिप इसने R1 दिया है, ये रिलेशनशिप इसने R2 दिया है, ये वन टू वन दिया है और ये मैनी टू मैनी दिया है ना, नहीं सॉरी, ये वन टू मैनी है, सॉरी। R1 है वो वन टू मैनी है और ये आपका मैनी टू मैनी। ये अब इसने कोई एट्रीब्यूट दिए भी नहीं है, नहीं हमसे टेबल पूछी है, हमें तो साफ साफ बोला भैया आप तो ये बता दो कि टेबल कितनी बनेगी। तो कितनी एट्रीब्यूट है, दो, दोनों के दोनों स्ट्रांग है, ये तो तय है, दो तो बनेंगे ही बनेंगे। देखो सबसे आसान तरीका यही है कि जब भी यार डायग्राम आए एंटिटी गिन लो और ये देख लो कि दोनों तरफ तो टोटल नहीं है ना, तो जितनी एंटिटी है उतनी टेबल तो बननी तय है। अब बढ़ेगी कब, या तो मल्टी वैल्यूड आए या मैनी टू मैनी आए, तो कहीं मैनी टू मैनी है, ये आ गया, तो आ गया तो एक टेबल और बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो तीन टेबल आएगी बस। तो ये बस इसने बकवासी की इतनी लंबी छोड़ी, अगर ये डायग्राम बना देता ये वाला तो तुम देख के खुद ही बता देते, बट ये चाहता था तुम बनाओ डायग्राम। अच्छा, इसको लिख लो। अब मैं एक बार के लिए सारे रूल शॉर्ट में आपको डायग्राम बना बना के रिवाइज करवा देता हूँ, है ना, फिर एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम भी बचा पड़ा है उसको भी देखेंगे। आपकी बुकलेट में जो क्वेश्चन ईआर डायग्राम के वो ठीक है, एक बार उनको ट्राई करो, नंबर ऑफ टेबल्स के हैं वहां बढ़िया क्वेश्चन, नंबर ऑफ टेबल्स के भी हैं, टेबल के, अब आप एक एक क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ, स्टेटमेंट वाले आप एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि आपने सारी थ्योरी पढ़ ली, अभी अभी दिमाग आपका तरोताजा है, अभी तो कर लोगे तुम, बिल्कुल सही है, उसके बाद तो तुम्हें वैसे ही नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या चलता रहता है। हाँ? तो अब मैं रूल्स को बोल रहा हूँ और डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। सातों के सातों रूल रिकैप करवा देता हूँ, है ना, लिखा आपने डिटेल से लिए, चाहो तो एक शॉर्ट समरी के टाइप पे लिख भी लो, ठीक, क्योंकि मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं तो हिंदी इंग्लिश का कलेश खत्म, मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा। देखो डीबीएमएस में तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आप गेट के क्वेश्चन भी कर पाओगे, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल के साथ करवाता हूँ। कुछ टॉपिक गेट में है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, है ना, क्योंकि जो है वो तो तुम ढंग से पढ़ते नहीं हो, जो नहीं हो वो तो तुम क्या ही पढ़ोगे।
हाँ, लेकिन जो पढ़ाऊंगा उसके बाद इस धरती पे ऑल ओवर इंडिया जो भी एग्जाम होता है यू अटेम्प्ट इट, और आपके क्वेश्चन 100% सही जाएंगे। बस थ्योरी की गारंटी देना कि इसे सारी आती है। हाँ, बहुत है, बहुत है, बहुत है। प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस बुकलेट का सिंपल सा मतलब क्या है, आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने यहाँ की बुकलेट कर ली और क्वेश्चन करो और हो रहे हैं, तो आप में विंग्स लग जाती है, कॉन्फिडेंस आता है और पढ़ने का मन करता है। और नहीं तो तुम क्वेश्चन कर रहे हो, तुमसे एक नहीं हिल रहा, तो या तो तुम खुद को गाली दोगे या पढ़ाने वाले को दोगे, और किसी का तो बस चलेगा नहीं तुम्हारा किसी पे, है ना। तो चलो, चलो अब इधर देख लो, ये एक समरी मैं वापस से आपके सामने कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, जब भी कोई भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी आपको दिखेगा, तो कैसे दिखेगा स्ट्रॉन्ग एंटिटी? अरे स्ट्रॉन्ग एंटिटी कैसे दिखेगा? प्राइमरी की से, ये दिखा प्राइमरी की, तो इसका मतलब इसका एक ही टेबल बनेगा। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो एक ही टेबल बनेगा, और ये लोग खेल खत्म। तो जब भी आपके पास में कोई भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी आता है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी का एक टेबल बनता है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी आया, वो ऐसा दिखेगा, शकल सूरत ऐसी होगी, और रिलेशनल डेटाबेस में ऐसा दिखेगा, एक ही था इसलिए। दूसरा, दूसरा अगर आपके पास में कंपोजिट एट्रीब्यूट आता है ना, मैं सारे के सारे एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। कोई भी अगर आपके पास में कंपोजिट एट्रीब्यूट आता है तो कैसा दिखेगा? अगर मान लीजिए ये ए है, यहाँ पे ये A1 है, यहाँ पे ये B1 है, ये B12 है, सॉरी A2 ले लो ये यहाँ पे, तो ये A21 हो जाएगा, और ये A22 हो जाएगा, और ये मान लीजिए A3 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस बार ये अगर प्राइमरी की स्ट्रॉन्ग तो है, बट स्ट्रॉन्ग के साथ में एक कंपोजिट भी है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट, क्योंकि वीक वाला तो लास्ट में ही लिया था हमने, तो ये मैं बोलने की नीड ही नहीं है। तो कितनी टेबल बनेगी? टेबल एक ही बनेगी, बट क्या बढ़ेगा? कॉलम्स बढ़ जाएंगे। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो टेबल एक ही बनेगा, बट इसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या आएंगे? A1, A21, A22 और A3। तो टेबल बनाते वक्त इसका कहीं जिक्र नहीं करना, ये कभी नहीं आती, सिर्फ यही आती है। तो टेबल तो कितनी बनी? टेबल तो अभी एक ही बने। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का एक टेबल और कंपोजिट एट्रीब्यूट का एक टेबल, इतना क्लियर। चलो आगे, बस लिख तो रखा ही आपने, बस सुन लो। तीसरा आपके पास आएगा मल्टी वैल्यूड। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर आपके पास आता है, तो ये आपके पास में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ गया, तो क्या करोगे? एक टेबल और बढ़ेगी, मान लो। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ अभी कितनी टेबल बनेगी? दो। तो यहां से आपको एक टेबल एक ही दिखेगी जिसमें A1 A2 आएगा, और एक टेबल अलग से A1 A2 लिख दो इसको, चलो। तो यहाँ पे आपके पास में A1 के साथ में A3 आ जाएगा। तो मल्टी वैल्यूड आपकी एक टेबल बढ़ा देती है, तो इसका मतलब अब आपकी दो टेबल बनेगी। ठीक है, चौथा मैपिंग कार्डिनैलिटी। अगर आप मैपिंग कार्डिनलिटी लेते हो तो वो चारों अब आपको याद हो चुकी है, मैं सीधा लिख देता हूँ। 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू 1, और मैनी टू मैनी। तो इनमें आपकी दो ही टेबल बनेगी, और इसमें आपकी तीन टेबल बनेगी। और फॉरेन की किधर जाएगी? मैनी के साइड। यहाँ किधर भी भेज दो। पहले वाले केस में आइदर वाला केस है, जहां चाहो वहां फॉरेन की भेज दो। और इन दोनों वाले केस में जिधर मैनी है उसके साथ ही फॉरेन की जाएगी, जिधर मैनी है उधर ही फॉरेन की जाएगी, दैट्स रूल है। हाँ, टेबल तो दो बन गई ना। नहीं, टेबल तो इसकी भी दो ही बनेगी, दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो टेबल तो दो ही बनेगी, फॉरेन की किधर जाएगी? तो किधर भी भेज दो। तो 1 to 1 में जिधर मर्जी है वहां भेज दो, बट 1 to मैनी और मैनी टू मैनी में कहाँ जाएगी? जहां मैनी है। और मैनी टू मैनी में कहाँ जाएगी? अलग से। तो अलग से एक टेबल बन जाएगी, इसीलिए यहाँ पे जो टेबल दो हो रही थी अब वो तीन हो गई। तो एक टेबल बढ़ी, किसकी वजह से? मैनी टू मैनी की वजह से। ठीक है, और एक टेबल यहाँ बढ़ी, किसकी वजह से? मल्टीपल। उसके अलावा टेबल कभी नहीं बढ़ने वाली, ये दो ही रूल होते हैं। ठीक है, क्लियर। चौथा,
पांचवा रूल आपका था डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट में अब आपने सारा समझ ही लिया, तो कोई इधर उधर का बकवास करना ही नहीं है। आप सीधा सीधा याद रखोगे, दो चीजें याद रखोगे, नो एक्स्ट्रा टेबल, कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनेगी, और साथ में जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट आएगा वो वहां आएगा जहां फॉरेन की है, बस। और कुछ याद ही नहीं रखना। तो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट में कोई नया टेबल नहीं बनने वाला, जिधर भी आपने फॉरेन की लगाया है बस उसके साथ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट आ जाएंगे, खेल खत्म। ठीक है, उसके अलावा छठा, टोटल पार्टिसिपेशन। तो टोटल पार्टिसिपेशन अगर आपके पास में है तो एक साइड में है या दो साइड में है? तो अगर एक ही साइड में है तो कोई बदलाव नहीं है, जो मैपिंग कार्डिनलिटी कहती है उसकी चुपचाप सुन लेना। ठीक है, और दोनों साइड में है तो उस केस में सिर्फ 1 to 1 वाले केस में एक टेबल बनेगी, और जो केस बन गए 1 to मैनी, मैनी टू 1 और मैनी टू मैनी, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल पार्टिसिपेशन एक साइड है, कोई बदलाव मत करो, मैपिंग कार्डिनलिटी की सुनो और पार्टिसिपेशन भूल जाओ, हटा ही दो चाहिए उसको, कोई सेंस नहीं है। और दोनों साइड में है तो 1 to 1 आएगा तो पंगा होगा, नहीं तो फिर भूल जाओ, फिर कोई चेंज नहीं होना। क्लियर? और सातवां तो वीक है, वो तो यही लिख देता हूं। तो अगर वीक एंटिटी आएगा तो वीक एंटिटी में सिंपल सी कहानी होगी, 1 to मैनी ही होगा, नो एक्स्ट्रा टेबल, कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनेगी, और फॉरेन की जो बनेगी वो कहां जाएगी, मैनी की साइड में, तो फॉरेन की प्लस आपकी पार्शियल की मिल के आपका क्या बना देगी, दूसरे टेबल का प्राइमरी के, फॉरेन की और ये आपके पास में पार्शियल की मिलेंगी, और इन दोनों को बोल मिला के आप इस टेबल का प्राइमरी की कहोगे। चलो बस सिंपल। नहीं, नो चेंज का मतलब कोई नहीं टेबल, नहीं टेबल तो बनेगी, नहीं नहीं बनेगी। नो चेंज का मतलब है जो मैपिंग कार्डिनलिटी कहता है उसकी सुनो। तो मैपिंग कार्डिनलिटी 1 to 1 में क्या कहता है, दो टेबल बनेगी। 1 to मैनी और मैनी टू 1 में क्या कहता है, दो टेबल बनेगी। और मैनी टू मैनी में क्या कहता है, तीन टेबल बनेगी। तो वो रूल तो आपको पहले से याद है ना, तो यहां से कुछ अलग नहीं होने। नो चेंज का मतलब है इसकी वजह से कुछ नया नहीं हुआ। तो किसकी वजह से हो रहा है, वो मैपिंग कार्डिनलिटी की वजह से हो रहा है, तो होने दो उसको। क्लियर? अब इन सातों रूल में से किसी को कोई दिक्कत? अरे अब भी कोई है क्या क्लेश जिंदगी में? वो तो उसका तो क्या इलाज है। अब एक काम करो, मेरा दिमाग लगा के तुम लगा लो, अब और तो क्या कह सकता हूँ। हाँ? चलो। अच्छा, लिखो 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 एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम। अब यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं, थ्योरेटिकली और सीख लो। देखो, एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम मींस व्हाट, हमें ईआर डायग्राम से कुछ ज्यादा उम्मीदें, और वो उम्मीदें ईआर डायग्राम पूरा नहीं कर पा रहा। इट मींस वी वांट टू सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स और बनाने हैं। एक्सटेंडेड का मतलब कुछ बढ़ाना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें ईआर डायग्राम सिंपल सा लिख दीजिएगा कि इन इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईईआर, एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम। तो इन ईईआर वी इंक्रीज या वी ऐड न्यू कॉन्सेप्ट्स एज। अब इसमें आप चार कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, जब भी आप ईईआर की बात करते हो तो इस ईआर का मतलब आपको ये चार कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, वन इज स्पेशलाइजेशन, सेकेंड इज जनरलाइजेशन, थर्ड इज कैटेगराइजेशन, और फोर्थ इज एग्रीगेशन। ठीक है, तो लिखो लिखो, एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में, एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में
एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में हम निम्नलिखित नए कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हैं, है ना, ऐसे कह दो, नए कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हैं। तो ये 4 हैं, लेकिन थ्योरेटिकली ये 3 कॉन्सेप्ट है। इनमें हमें 3 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने हैं। इन दोनों को मिला के जो आप कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करोगे दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सुन लो, ठीक है। निम्न कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं। पहले हमें चाहिए इनहेरिटेंस, मतलब कॉन्सेप्टली तो 3 ही है। अब इनहेरिटेंस लेने के 2 तरीके हैं, आइदर आप स्पेशलाइजेशन लगा सकते हो या आप जनरलाइजेशन लगा सकते हो। इन दोनों से क्या मिलेगा? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप, ठीक है। कैटेगराइजेशन में कैटेगरी बनेगा, तो यहां से आपको और वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। और वाला मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम ऑनरशिप इस तरह से बताने चाह रहे हैं कि या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, बट सारे मिल के नहीं होंगे, बट कोई एक होगा। तो या फिर इसको आप कह सकते हो मल्टीपल पेरेंट्स, ठीक है। यहां पे मल्टीपल पेरेंट्स होंगे और सिंगल चाइल्ड होगा। क्या है डिटेल से तो मेरे को पढ़ाना ही है, बट पहले याद रखो। तो अगर आप कैटेगराइजेशन की बात करते हो तो कैटेगराइजेशन आपको ये बोलेगा कि बाप बहुत सारे होंगे, है ना, बेटा एक ही होगा। हाँ ठीक है, बोल सकते हो इनहेरिटेंस टाइप में। और ये तीसरा एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन यूज होता है आपके लिए हाई लेवल एंटिटी, या फिर आप इसे ये कह सकते हो अब्स्ट्रक्शन। आप ऐसे लिख दो, चलो। ये सब डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो ले लो। हाई लेवल अब्स्ट्रक्शन, या आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो रिलेशनशिप विद रिलेशनशिप। तो कुल मिला के एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में हमें 3 चीजों की स्टडी करनी होती है। पहला, आप इनहेरिटेंस को कैसे लगाओगे। दूसरा, आप और के कॉन्सेप्ट्स को या मल्टीपल पेरेंट सिंगल चाइल्ड को कैसे इंप्लीमेंट करोगे। या तीसरा, अगर आपको रिलेशन को रिलेशन से जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे। तो अभी तक सोचो आपने क्या किया। अभी तक आपने जब भी रिलेशन आया उसके आगे एंटिटी आया है ना, लेकिन अगर आप रिलेशन को रिलेशन से जोड़ना चाह रहे हो तो क्या करोगे। तो ऐसे भी सिचुएशन बनती है जिसे अपन कहते हैं हाई लेवल अब्स्ट्रक्शन। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एग्रीगेशन, ठीक है। अब इन चारों को पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास से, कि आपके लिए पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का मीनिंग क्या है, क्योंकि वो भी आपको ढंग से नहीं पता पहले। तो पहले वो सीख लो, और जैसे ही वो समझ में आ गया उसके बाद में चारों कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए, ठीक है। तो पहले लिख लो इसको। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, आपकी बुकलेट में भी है। तो बुकलेट वाले तो एक बार समझा देता हूँ, फिर टिक ऐसी लगा देना, आंसर की देखने की भी नीड नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना। लिख लिया, चले। नोट कर लिया सबने? नहीं किया? हो गया, चल। तो इसमें 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखिए सब क्लास और सुपर क्लास। देखो, सुपर क्लास एंड सब क्लास। ठीक है, तो सब क्लास और सुपर क्लास मींस द सम एंटिटी। अरे क्लास का मतलब हमारे लिए एंटिटी तो है अभी फिलहाल के लिए। आप अगर आप एंटिटी पढ़ के आए हो तो एंटिटी मींस व्हाट। एंटिटी मींस कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेस, और कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेस यानी ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को ही तो हम क्लास बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट तो पर्टिकुलर होता है ना, क्लास तो जनरल होता है। तो क्लास तो जनरल टर्म होती है और ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टर्म होती है। तो अब हमें यहाँ पे सुपर क्लास और सब क्लास के बारे में बताना है। तो हमारे लिए सुपर क्लास का मतलब क्या है। इनहेरिटेंस में जनरल जब हम पढ़ते हैं, मतलब जनरल डेफिनेशन अट्टा नहीं मारनी है, मीन्स समझना है। इनहेरिटेंस का जनरल मतलब होता है रीयूजेबिलिटी।
जब भी आप इनहेरिटेंस की बात करते हो इट मीन्स आप रीयूजेबिलिटी लगा रहे हो, मतलब आपको किसी एक कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करना होता है। तो रीयूज करने का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ये 3 जन बैठे हैं, ये बोला मैं भी यूज करूंगा, मैं भी यूज करूंगा, मैं भी यूज करूंगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसे अलग से नहीं बनाता तो ये कॉन्सेप्ट इसके पास भी आता। जैसे ये सिंपल एग्जांपल, मैं कभी जावा पढ़ाते वक्त, जावा वाला इनहेरिटेंस ज्यादा पावरफुल है, या पाइथन में भी, पाइथन में तो बकवास कर रखा है, पाइथन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बेकार है असली वाले जावा में। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि मान लो आपको कोई 3 मॉड्यूल बनाने हैं, समझ लो, क्योंकि ये तो आपको लैंग्वेज तो वैसे भी सारी पढ़नी है, सर पढ़ा भी रहे हैं और अच्छे से सीख लो। तो मान लीजिए आपको 3 मॉड्यूल्स बनाने हैं, इन 3 मॉड्यूल्स में इस पहले मॉड्यूल में मान लीजिए 10,000 लाइनें हैं, इसमें मान लीजिए 8,000 लाइनें, और इसमें मान लीजिए 7,000 लाइनें, ऐसी कुछ लाइनें हैं। इनमें से 3,000 लाइनें इन सब में कॉमन है। ये 3,000 लाइनें ऐसी हैं जो इन तीनों में है, मतलब यहाँ पे 7,000 लाइनें अलग है, यहाँ पे 5,000 लाइनें अलग है, यहाँ पे 4,000 लाइनें अलग है, पर ये 3,000 लाइनें तीनों में आ रही हैं। तो आपने इन लाइनों को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों में लिखा ना, तो रिडंडेंसी नहीं आई। तो वही 3,000 लाइनें आपने 3 बार लिखी है, तो रिपीट किया है नहीं किया, तो रिपीट करना ही हमारे लिए क्या होता है, रिपीट करना ही रिडंडेंसी होता है। तो हम चाहते ये हैं कि हम रिपीट ना करें, हमें रिडंडेंसी कम करनी है। तो रिडंडेंसी कम करने के लिए हम यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये जो 3,000 लाइनें ये सब में है, तो क्यों ना हम एक काम करें, इन 3,000 लाइनों को अलग से ही लिख दें, जो कॉमन है लिख दी, और जब यूज करने की बारी आएगी तो हम कहेंगे भाई तू भी काम में ले ले, तू भी काम में ले ले, तू भी काम में ले ले, और यहां से कह देते कि भैया इनको हटा दो। तो क्या वो 3,000 लाइनें काम नहीं आई मेरे? जब इसको आवश्यकता होगी तो ये काम में ले लेगा, इसको आवश्यकता होगी तो ये काम में ले लेगा, इसको आवश्यकता होगी तो ये काम में ले लेगा। तो यहाँ पे 10 की जगह कितनी लाइनें लिखनी पड़ेगी, 7,000, यहाँ पे 5,000, और यहाँ पे 4,000। तो जहां पे आपने लाइनें 10 और 8 18 और 7 25,000 लाइनें लिखी थी, वहां अब आपका काम कितना हो गया, 12 और 4 16 और 3 19, यानी 6,000 लाइन ऑफ कोड्स आपके कम हो गए। तो इसका मतलब आप चीजों को रीयूज करने लग गए। तो जो भी चीजें रिपीट होती हैं वो रीयूज होती हैं, और वही हमारे लिए क्या होता है, पेरेंट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंट हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर क्लास? तो सुपर क्लास का मतलब वो क्लास जिसके पास कॉमन चीजें, क्योंकि इसके पास कॉमन होगी तभी तो नीचे जाके उसके बच्चे यूज कर पाएंगे, उसको उसके चाइल्ड यूज कर पाएंगे। तो जिसके पास कॉमन चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं सुपर क्लास, और जो उन कॉमन को यूज करता है उसे हम कहते हैं सब क्लास। वो पेरेंट चाइल्ड तो तुम्हें भी पता है। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये वाला क्लास, तो ये हमारे लिए सुपर क्लास बन जाएगा, ठीक है। और ये तीनों के तीनों नमूने क्या बन जाएंगे, सब क्लास। तो ये सब क्लास बन जाएंगे। तो सब क्लास और सुपर क्लास का जिसे हम बाद में कहेंगे इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्यों कहा, क्योंकि जो इसके पास है वो सबको मिल रहा है। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट बन गया कि जो बाप का बेटे को तो मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो हम कह रहे हैं ठीक है दे दो भैया, फिर क्या ही फर्क पड़। तो देयर इज अ जनरल मीन्स ऑफ सुपर क्लास और सब क्लास। तो हमारे पास ऐसा क्या होने वाला है, अब हमारे पास ऐसा होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक जनरल थॉट दे रहा हूं कि मैंने एक जनरल एक एंटिटी बनाया पर्सन, सिर्फ समझना, मैंने एक जनरल एंटिटी बनाया पर्सन। अब उस पर्सन के कितने एट्रीब्यूट होंगे, अब उस पर्सन के तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि वही पर्सन स्टूडेंट भी है, वही पर्सन एम्प्लॉय भी है, और वही पर्सन को इंजीनियर डॉक्टर वॉक्टर बना दो, कुछ और बना दो, टीचर बना दो। तो एक ही पर्सन के बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है ना। तो जब आप पर्सन बनाओगे तो उसके कितने एट्रीब्यूट लिखने पड़ेंगे, बहुत सारे, बहुत सारे। लेकिन वही पर्सन जब स्टूडेंट बन जाएगा तो उसके कुछ ही मिलेंगे ना, बाकी सब। अरे कोई भी इंसान हो, नाम तो सबका होता है ना, कोई भी इंसान हो एड्रेस तो सबका होता है, कोई भी इंसान हो मोबाइल नंबर तो सबका होता है। तो अकॉर्डिंग टू डीबीएमएस हम क्या कहेंगे कि जब भी आप कोई एक जनरलाइज एंटिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और उसके पास कुछ रिपीटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो सबके पास होंगे, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट कुछ के पास ही जाएंगे, तो आप क्या करो, जो कॉमन वाला एट्रीब्यूट है वो एक एंटिटी को दे दो और उसको नाम क्या दे दो, सुपर क्लास एंटिटी। वो सुपर एंटिटी है, सुपर क्लास एंटिटी बन जाएगा। और जिसके अलग अलग है वो उनको दे दो, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सब क्लास बन जाएगा। तो हमारे लिए एक जनरल मीनिंग, अभी समझो, हमारे लिए जनरल मीनिंग हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ कोई एक एंटिटी बना दी पर्सन नाम की,
ठीक है, मैं वही कॉन्सेप्ट अभी आपको डीबीएमएस में समझा रहा हूँ। इट इज रिलेटेड विद द कोडिंग कॉन्सेप्ट। ये तो चलो कोड की बात है तो मैंने लाइनों से कर दिया, पर डीबीएमएस में थोड़ी लाइनें होंगी अभी। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ खूब सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। ये पर्सन है तो इसकी कोई आईडी होगी, ठीक है, इसका कोई नेम होगा, इसका मान लो कोई डीओबी होगा, ठीक है, इसका कोई मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, इसके पास कोई कोर्स होगा, ठीक है, इसकी कोई सैलरी भी आएगी, ठीक है, और भी कर लो। और मान लो, और क्या करें, नहीं कॉमन चीजें नहीं, कुछ अलग दो, कोर्स आ गया, सैलरी आ गया, ठीक है, मान लीजिए सैलरी आप ये कह सकते हो पर ओवर सैलरी आ गई, कुछ ऐसा कर करके मैं कुछ बना देता हूँ, कुछ तो बनाओ, ठीक है, और भर दो चाहिए इसको, 10 20 50 और लगा दो, ठीक है। और जैसे आपके मन में एड्रेस आ रहा है तो चलो एड्रेस लगा दो, ठीक है। तो अगर मैं पर्सन के कॉरेस्पॉन्डिंग सोच रहा हूं तो पर्सन के पास तो दुनिया में जो भी जीवित इंसान है, जो जीवित इंसान है, उन सबकी फीचर्स, सबके एट्रीब्यूट आप एक ही जगह डाल रहे हो। तो क्या ये सच में सही बात है? सही बात कैसे हुआ? अब इसी पर्सन को जब तुम स्टूडेंट बनाओगे तो स्टूडेंट कहेगा हम कहाँ से कमा रहे हैं भैया, हम तो पढ़ रहे हैं, तो हमें तो कोर्स दे दो, कमाने वाली बात तो करो ही मत। कमा रहे हो तो फिर आप स्टूडेंट कम एम्प्लॉई हो, फिर तो आप दोनों कैटेगरी में इंक्लूड होगे, पर जनरल स्टूडेंट तो नहीं कमाते ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबके पास होगी, आईडी सबके पास होगी, नेम सबके पास होगी, डीओबी सबके पास होगा, मोबाइल नंबर सबके पास होगा, और एड्रेस सबके पास होगा, होगा। तो ये तो हम किसको दे देंगे? इस पर्सन को, क्या कहते हुए कि ये सबके पास होने वाले हैं। और फिर अलग से क्या क्या बच गया? तो अलग से जो बच गया उनके लिए हम यहाँ पे अलग से और एंटिटी बना देंगे, और एक एंटिटी में हमने बोल दिया कि चलो ये स्टूडेंट बन जाए, और एक एंटिटी में ये एम्प्लॉय बन जाए, और एक एंटिटी में यही एम्प्लॉय एक और पार्ट टाइम भी आ रहा है, क्योंकि आप क्या बना रहे हो आप, ये आपके सामने एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये स्टूडेंट बनेगा तो ये कोर्स लेगा, जब ये स्टूडेंट बनेगा तो ये कोर्स लेगा, जब ये एम्प्लॉय बनेगा तो ये सैलरी लेगा, ठीक है। और जब ये पार्ट टाइम आएगा तो पर ओवर के हिसाब से आएगा, पर ओवर के हिसाब से आएगा। तो हम क्या कह देंगे कि भैया ये सबके पास नहीं आने वाली, इनको आप हटा दो और बाकी इसको दे दो, और क्या कह दो कि जब भी इन एंटिटीज को इनका यूज करना है आप इनको कनेक्ट कर दो। तो हमने एक एक थॉट बनाया कि पेरेंट क्लास से आपने चाइल्ड क्लास बनाया, या चाइल्ड क्लास से आपने पेरेंट क्लास बनाया। दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ये जो स्टार्टिंग के दो कॉन्सेप्ट आप जो बना रहे हो ना, स्पेशलाइजेशन जनरल, वो यही होता है कि आप पहले पेरेंट बना के बाद में चाइल्ड बना रहे हो। जैसे अभी मैंने क्या किया, पहले तो पहले मैंने पेरेंट बना लिया, तो पेरेंट बनाने के बाद हम चाइल्ड को डिसाइड कर रहे हैं, इसे अपन कहते हैं स्पेशलाइजेशन। और कई बार ऐसा होता है कि पहले हम क्या कर लें, चाइल्ड ही बना लें, तब हमारे पास अलग अलग चाइल्ड आ गए, अब उनमें उनमें कॉमन चीजों को देख के पेरेंट बना देंगे। तो पहले आपने चाइल्ड बना के बाद में पेरेंट बनाया, दैट्स कॉल्ड द जनरलाइजेशन। तो एक टॉप टू बॉटम अप्रोच है और एक बॉटम अप अप्रोच है। तो एक में पेरेंट पहले बनेगा बाद में चाइल्ड डिसाइड होंगे, और एक में चाइल्ड पहले बनेंगे और बाद में पेरेंट डिसाइड होगा। इतना सा फर्क है और कोई खास फर्क नहीं है। तो ये अभी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लिखने की नीड है, ठीक है, समझाने के लिए था, लिखना बाकी तुम्हारा कॉल है। लिखना चाह रहे हो, चलूं आगे, डेफिनेशन लिखवा दो, ठीक है। ये तो मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, इसकी टेंशन ना लो, ये तो मैं जब आवश्यकता होगी तभी बना दूंगा, एक बार तो बस थीम बना रहा था, तो समझ आ गया ना। तो इसको और अच्छा सा 3 4 एट्रीब्यूट्स के साथ एक्स्ट्रा ऐड करके बाद में करवा दूंगा, टेंशन ना लो। अभी डेफिनेशन लिखो। तो सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं सुपर, सुपर क्लास एंटिटी। सुपर क्लास एंटिटी, इसी को आप क्या कह सकते हो, पेरेंट भी कह सकते हो ना, और क्या कहते हो, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास और बेस क्लास, है ना। तो पेरेंट के अलावा बेस एंटिटी भी कह सकते हो, खूब सारे नाम है, ठीक है। तो हमारे लिए सुपर क्लास एंटिटी का जनरल सा मतलब क्या हुआ, सिंपल सा लिख लेंगे, एन एंटिटी विच कंटेन कॉमन एट्रीब्यूट्स। बस इतना ही लिख दो, कॉमन एंटिटीज
सुपर क्लास एंटिटी और समटाइम द सुपर एंटिटी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो लिखो, हेडिंग लगा के लिख लो इसमें सुपर क्लास एंटिटी, पेरेंट क्लास, पेरेंट एंटिटी या बेस एंटिटी है ना, कई नाम होते हैं इसको। तो लिखो, लिखो एक ऐसा एंटिटी, एक ऐसा एंटिटी जिसके पास एक ऐसा एंटिटी जिसके पास कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये बस एक ही वर्ड याद रखना, कॉमन एट्रीब्यूट, ठीक। एक ऐसा एंटिटी जिसके पास कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं, कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं, उसे हम सुपर क्लास एंटिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखो, सब क्लास। देखो, एन एंटिटी which contain its own attribute and use all the attributes of superclass। तो सब क्लास को हम सब क्लास कहेंगे, उसके अलावा चाइल्ड कहेंगे या फिर डिराइव्ड कहेंगे ना, वो सारे नाम आप उसके कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, यू नो वेरी वेल। तो लिखो इसमें, लिखो एक ऐसा एंटिटी, लिखो एक ऐसा एंटिटी जिसके पास, जिसके पास अपने खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसके पास अपने खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं, खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और सुपर क्लास के एट्रीब्यूट को, और सुपर क्लास के एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकता है, और सुपर क्लास के एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकता है, उसे सब क्लास एंटिटी कहेंगे। ठीक है, तो खुद के तो अपने हैं ही, अगर आपने चाइल्ड बनाया है तो पेरेंट तो होगा ना, इसलिए दोनों चीजें याद रखनी कि खुद के भी हैं और किसी और के भी यूज कर रहे हैं, तो कोई और कौन है, वो सुपर क्लास होगा फिर। ठीक, लिख लेना। अब ये दोनों काम किस लिए आते हैं, जो हमें आगे पढ़ना है, तो लिख लो कि सुपर क्लास और सब क्लास, सुपर क्लास और सब क्लास, सुपर क्लास और सब क्लास एंटिटी इनहेरिटेंस के काम आती है। इनहेरिटेंस के काम आती है। हाँ मतलब वही, देखो उप्स ने तो हमें प्रोग्रामेटिक कॉन्सेप्ट दिए, या हम जब तक आप ईआर डायग्राम में चीजें दिखाओगे नहीं, उप्स में वो दिखेगी कैसे फिर। और ये तो ऑब्वियस ही बात है कि हम इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, इतनी सारी एंटिटीज है, कहीं ना कहीं तो एक एंटिटी दूसरे से जुड़ेंगी।
तो परफेक्ट ईआर डायग्राम बनाने के लिए इन तीन कॉन्सेप्टों को और जोड़ देंगे तो आपके 98% वर्क हो जाएंगे। कुछ छोटे मोटे रह गए तो और भी तो डायग्राम है, अकेला ही थोड़ी ईआर डायग्राम है। अरे पढ़ा ना साइड में इतने सारे डायग्राम, अकेला ईआर डायग्राम ही थोड़ी है। वहां मैंने आपको ईआर ही तो नहीं पढ़ाया था, यही तो बोला था मैंने कि ईआर आपको डीबीएमएस में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस पढ़ा दिया, और कितना डिटेल से पढ़ोगे, सारा तो खत्म कर दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, अब जस्ट फॉर योर नॉलेज, जब भी हम इनहेरिटेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करते हैं जनरली, या एक तरह से रिलेशनशिप ही तो है, तो ये दो तरह की होती है, एक होता है इज ए और एक होता है हैव ए। नाम सुने? देखो, जब भी हम चीजों को रिलेट कर रहे हैं, जब भी हम रिलेट की बात करेंगे, तो रिलेट करने के लिए हम कहते हैं कि हम दो तरह से चीजों को रिलेट कर सकते हैं, एक होता है इज ए टाइप और एक होता है हैव ए टाइप। तो इज ए टाइप को प्योरली आप इनहेरिटेंस कहते हो। तो जब आप इज ए लगा रहे हो तो 100% यही क्या है, यही तो इनहेरिटेंस है, यही तो इनहेरिटेंस है। पर हर जगह थोड़ी इनहेरिटेंस होता है, हर जगह पे इनहेरिटेंस नहीं होता, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसे हम कहते हैं हैव ए। हैव ए, तो हैव ए के लिए हमने बाकी का कॉन्सेप्ट बनाया जिसे हम कहते हैं कैटेगराइजेशन। तो आप जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना कैटेगराइजेशन, वो ये है, मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग में डाल लो कैटेगराइजेशन। अब सिंपल सा इज ए का मतलब अगर मैं आपको लिखूं, एक जनरल कॉन्सेप्ट में लिखूं कि दशरथ इज ए फादर ऑफ राम, ठीक है, तो इससे आपको साफ साफ पता चलेगा कि इज ए लिखना कंपलसरी है। बिना इज ए के आप बता ही नहीं पाओगे कौन बाप कौन बेटा। तो जब भी इज ए आएगा वही इनहेरिटेंस बता पाएगा। लेकिन यही अगर मैं बोलूं कि कार हैव ए इंजन, तो एक बात बताओ, कार के पास इंजन है, क्या मैं इसकी जगह इज ए लिख सकता हूँ? मैं लिखता हूँ कार इज ए इंजन, मतलब कार इंजन होता है, या कार के पास इंजन होता है? हाँ, तो कार के पास इंजन होता है। तो कभी कभी हमें ऑनर्स के बारे में बताना पड़ता है, वो इज योर रियल ऑनर, ऑनर। और ये चीजें कहाँ होती हैं? ये वहां होती है कि अब आपको पता है कि कार के पास इंजन है, तो इसका मतलब अगर इंजन ही नहीं है तो कार कोई काम नहीं करेगी। इट इट इज द कॉन्सेप्ट, लाइक जावा में आप पढ़ते हो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर क्लासेस। इनर क्लासेस पढ़े हो, क्लास में क्लास। तो जब भी आपको हैव ए बताना होता है, अरे जैसे मैं बोल देता हूँ कि स्टूडेंट कॉलेज में है, ठीक है, तो अगर कॉलेज ही नहीं रहा तो स्टूडेंट का कोई सेंस है क्या? तो कभी कभी चीजों को हमें इस तरह से बाउंड करना पड़ता है कि एक खत्म तो दूसरा बाय डिफॉल्ट खत्म, टाटा बाय बाय, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहना चाहिए। तो वन इज सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ अदर सर्वेंट्स, तो उस केस को हम कहते हैं हैव ए। नॉर्मली जब आप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, लाइक द सी प्लस प्लस और जावा के, पाइथन तो पढ़ते ही क्या हो तुम, लेकिन सी प्लस प्लस और जावा जो थोड़ा बहुत तुम पढ़ते हो, उसमें आप इनहेरिटेंसी पढ़ते हो। हैव ए लगाने के लिए और डिटेल्ड जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया। तो हैव ए जो लगा रहा है उसको पता है कैटेगराइजेशन का रूल क्या है। बट आप डीबीएमएस पढ़ के अगर उस पे जाओगे और तरीके से इंप्लीमेंट करोगे तो ये अब आपको लगाना भी आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ होते क्या है ना, तो ये भी लिख लो, है ना। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, मैं ऐसे कुछ भी बकवास करने नहीं आता, मुझे कोई फालतू का ज्ञान नहीं देना है तुम्हें, मुझे वही पढ़ाना है जो तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड है ना। बिल्कुल, देखो, फालतू तुम लेते ही नहीं हो। हाँ, हाँ, वही तो जो पढ़ा रहा हूँ वही नहीं लिया जा रहा, बताओ। तो इज ए को हैवे से रिप्लेस नहीं कर सकते, हैवे को इज ए से नहीं कर सकते, दोनों का अपना अपनी जगह रोल है ना। तो ये अब हमेशा ध्यान रखना, इनहेरिटेंस को ही अब हम इज ए रिलेशनशिप कहेंगे। तो इनहेरिटेंस का दूसरा नाम होता है इज ए रिलेशनशिप, और वही मैं दिखाऊंगा। अब मैं इनके जब नोटेशन बनाऊंगा, अभी मैंने मैंने पेरेंट और चाइल्ड अलग तो कर दिया, जोड़ा तो है ही नहीं, तो जोड़ने के लिए मुझे नोटेशन चाहिए ना। अब ईआर डायग्राम में अब और नए सिंबल्स मिलेंगे आपको, तो वो नए सिंबल्स मिलेंगे इन कॉन्सेप्टों के साथ। ठीक है, तो इसकी तो इतनी नीड नहीं है, आप बस इतना ही लिख लो, ये इतना आपके लिए जरूरी है। यानी कि इज ए का मतलब क्या होता है और हैव ए का मतलब क्या होता है।
ठीक है, हाँ उसको हैव ए है जे जो लिखो एक ही बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसको कोई हैव ए बोल देता है, कोई हैजे बोल देता है, टेक्निकल टर्म ज्यादातर हैजे होती है, रखना। और हैज और हैव का यूज तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है, तो अब इसमें क्या ही लड़ाई लड़नी। हाँ, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना। चलो अब दूसरा। तो अभी तो सिर्फ आपको बताया है सुपर क्लास और सब क्लास के, अब इनकी मदद से बाकी के चलेंगे। तो इसमें सबसे पहला तो लिख लो स्पेशलाइजेशन। देखो स्पेशलाइजेशन लिखो। हाँ वैसे फर्स्ट है, वो चार कॉन्सेप्ट थे, बट उन सबको पढ़ने से पहले सुपर क्लास और सब क्लास आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने उनको पहला बना दिया। कॉन्सेप्ट तो यही है पहला, स्पेशलाइजेशन। ठीक है? क्या कह रहे हो? कौन यूज करेगा? नहीं वो तो पहले यूज का तो कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आप कभी भी मल्टी लेवल या हायरार्किकल रिलेशनशिप बनाते हो, तो हायरार्किकल में ऐसा तो कोई रूल ही नहीं होता, पहले कौन जो पहले कॉल करेगा वो पहले यूज कर देगा। बाकी तो फिर अब यू नो द मीनिंग ऑफ द रन टाइम और कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म और 72 तरह की बातें, तो उधर तो नहीं जाओ, डीबीएमएससी पढ़ लो। यहाँ बस एक सिंपल सा मीनिंग हम ये कहेंगे, चाइल्ड यूज करेंगे, कौन पहला वो हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले स्पेशलाइजेशन का मतलब सुन लो। स्पेशलाइजेशन का जनरल मतलब होता है कि पहले आप पेरेंट बनाओगे और उसके बाद चाइल्ड बनेगा। तो पेरेंट के बाद चाइल्ड बनाना मतलब स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि हाँ, भगवान ने तो इंसान बना के छोड़ दिया, ऊपर वाले ने तो इंसान बना के छोड़ दिया। अब वो इंसान अपने आप को स्पेशल बना रहा है, तो स्पेशल बनाने के लिए अलग अलग प्रोफेशन यूज कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई धक्के खा रहा है ना, कोई टाइम पास कर रहा है ना। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग क्या बन गई, स्पेशलाइजेशन बन गई। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब पहले एक से और फिर स्पेशल बने, मतलब याद रखने का तरीका कभी भूलो ना। तो एस फॉर सुपर क्लास। ठीक है, जनरल। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन का जनरल सा मतलब क्या होता है, पहले लिखो। देखो, देखो एक कॉन्सेप्ट शॉर्ट पे लिख लो, इन विच फर्स्ट parent class is created using them child class is created। तो पहले लिख लो, देखो एक ऐसा कॉन्सेप्ट, देखो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें पहले पेरेंट क्लास बनता है, पहले पेरेंट क्लास बनता है, और उसके बाद चाइल्ड क्लास। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें पहले पेरेंट क्लास बनता है, पेरेंट क्लास मतलब पेरेंट क्लास एंटिटी, वो एंटिटी वर्ड में मिस कर रहा हूँ, है ना। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें पहले पेरेंट क्लास एंटिटी बनता है और उसके बाद में चाइल्ड क्लास एंटिटी। ठीक है, अब ये किस काम में आएगा तो समझ में आएगा, यूज फॉर इनहेरिटेंस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, इट मींस आप इनहेरिटेंस को सपोर्ट करना चाह रहे हो ईआर डायग्राम में, है ना। तो लिख लो, देखो यह इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए, यह इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए काम आता है। ठीक है, और ये किस टाइप का अप्रोच है, तो ये आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच है। तो इट इज ए टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो लिखो यह है टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है।
यह टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है। अच्छा, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसके लिए हम ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल में लिखते हैं इज ए, क्योंकि इज ए ही तो है, इसीलिए वो पहले बताया मैंने। ठीक है, तो कैसे डिनोट करेंगे? तो इट इज डिनोटेड बाय ट्रायंगल। ठीक है, यूजिंग इज ए कीवर्ड लिखो। देखो इसको हम ट्रायंगल के अंदर, इसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख लो चाहे तो। इसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें इसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें इज ए कीवर्ड लिखते हैं। इसको हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें इज ए कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, तो ये इतने, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स याद है तो अब स्पेशलाइजेशन का कोई भी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ जाए, अब आपको दिक्कत, प्रैक्टिकल तो क्या ही बनेगा, इसका बननी तो थ्योरी है। अरे इनको हम थोड़ी रिलेशनल डेटाबेस में डायरेक्ट लेके जाएंगे। अगर इन सब का भी अगर यूज होता तो फिर इनको पढ़ाने के बाद मैं कन्वर्जन पढ़ाता। तो मैंने ईआर के बाद ही कन्वर्जन पढ़ा है, मतलब इनका कन्वर्जन से फिलहाल कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इनको जोड़ने का मतलब है ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस करना, वो आपके काम का नहीं है। अब देखो, अब मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, लिख ले इतना। तो अभी जो एग्जाम्पल पढ़ाया था अब उसको पूरा बनाते हैं, वो आधा अधूरा था, तो बनाया था ना वो, देखो। तो अब हम फिर से उसी एग्जाम्पल को बनाते हैं और सबसे पहले हम एक जनरल एंटिटी देखते हैं। अभी जो बनाया था ना वही समझा रहा हूँ कि अब हमने एक जनरल एंटिटी सबसे पहले ले लिया पर्सन। ये स्पेशलाइजेशन है तो पहले हमारे पास में एक जनरल एंटिटी होनी चाहिए। तो जनरल एंटिटी होनी चाहिए, मान लीजिए इसके पास आईडी है, जो लिखा था मैं वही एक बार लिख देता हूँ। नेम है, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस है, उसके बाद में आपका कोर्स आ गया, उसके बाद में आपके पास में मान लीजिए फीस आ गया, उसके बाद में आपके पास में सैलरी आ गया, उसके बाद मान लीजिए आपके पास में डिपार्टमेंट आ गया, उसके बाद में आपके पास में पर आवर आ गया, पर ओवर सैलरी टाइप में कुछ। तो चलो ऐसे ऐसे कुछ मैंने एक आपके लिए एंटिटी बना दी। ठीक है, अब इस एंटिटी को देखने के बाद में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक इंसान है। ठीक है, अब जब इंसान होगा तो उसके बाद में अब आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि वो इंसान किस किस टाइप का होगा। तो यहां से अब जब हमने देखा तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि अगर ये हमारे पास में एक ही एंटिटी है तो आईडी, नेम और एड्रेस, ये तीन तो सबके पास होंगे। कोई भी दुनिया का इंसान हो वो इन तीन के बगैर तो अधूरा है, ये तीन तो रखने ही पड़ेंगे, बाकी जरूरी नहीं है सब पे काम आए। इसीलिए हमने क्या किया कि कॉमन एंटिटीज अगर हमारे पास थी तो सबसे पहले हमने बोला कि हमारे पास में जो हम बात कर रहे हैं वो एक पर्सन की बात कर रहे हैं। किसके बात कर रहे हैं? पर्सन की बात कर रहे हैं। उस पर्सन के पास में आईडी है, उस पर्सन के पास में नेम है और उस पर्सन के पास में एड्रेस है। ठीक है, और कुछ और आपको करना है वो आप कर सकते हो। अब इस पर्सन से हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी के पर्सन निकलेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे लग गया इज ए। अब सुनो, पढ़ते ही अच्छा लगेगा कि पर्सन इज ए स्टूडेंट या स्टूडेंट इज ए पर्सन, तो एक क्लैरिटी बन गई ना इजे से। अब जैसे अब आपने इजे बनाया, अब इज ए से अब आपके पास में अलग अलग यहां से एंटिटीज निकलेंगे। ठीक है, अब जो भी एंटिटी अब आप इसको यहाँ रिलेट करोगे वो आपकी यहाँ लग गई, ये लो। अब आपने यहाँ पे जब रिलेट किया होगा, दिस इज योर फर्स्ट एंटिटी, दिस इज योर सेकंड एंटिटी एंड दिस इज योर थर्ड एंटिटी। तो आपने सबसे पहले एंटिटी जो दिखा आपको वो दिखा कि ये पर्सन जो वो एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो अगर ये स्टूडेंट है तो इसके पास क्या क्या होगा? तो इसके पास में कोर्स होगा और इसके पास में फीस होगी, तो ये खूबियां तो स्टूडेंट की होती है। ठीक है, उसके बाद में अब मान लीजिए आपने यहाँ से कोई एम्प्लॉय लिया, तो एम्प्लॉय लिया तो एम्प्लॉय के पास में सैलरी होगी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ये डिपार्टमेंट होगा एक बार के लिए, और ये आपका कोई पार्ट टाइम एम्प्लॉय रहा होगा जो आपने कुछ देर के लिए हायर किया होगा,
तो इसके पास में अब आप पर ओवर के हिसाब से कोई ना कोई चार्ज दे रहे होंगे। तो जस्ट कुछ भी मैंने ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब पहले हमने क्या प्लान किया, पहले क्या बना, पेरेंट, सबसे पहले पेरेंट बना, और जब पेरेंट बन गया उसके बाद में अब आपने चाइल्ड की बातें की। तो इस प्रोसेस को, ये दिख रहा है, ये कॉमन एंटिटी आपके पास थी जो किसी काम की नहीं है, बेवजह फालतू सी है, हमने इसे थोड़ा सा सिंपल किया, इस कॉन्सेप्ट को लगा के इसे स्टैंडर्ड तरीके में बना दिया, और इस पूरे प्रोसीजर को ही हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन। तो ये जो डायग्राम आपने बनाया है, इस डायग्राम के बनाने की प्रोसेस को ही हम स्पेशलाइजेशन कहें। ठीक है, अब आराम से देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। तो स्पेशलाइजेशन क्या है, क्लियर अब तो? स्पेशलाइजेशन हमें ये बोलेगा कि पहले पेरेंट बनाओ, और पहले पेरेंट बाद में चाइल्ड, तो टॉप टू बॉटम हो गया ना, ऊपर से चलते चलते आप नीचे की तरफ आ रहे हो। तो ये हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच है, हमेशा पहले पेरेंट बनेगा, बाद में ही चाइल्ड बनेगा। अब इस बिना ट्रायंगल के सीधे मत इसे परसेंट से जोड़ देना, सीधा परसेंट से जोड़ने का तो कोई तिक ही नहीं है ना, अरे कोई भी दो एंटिटी डायरेक्ट तो जुड़ ही नहीं सकती, तो ये भी तो एक रिलेशनशिप ही है। अरे अभी तक हमने रिलेशनशिप को लिखने के लिए क्या यूज किया था, कौन सा सिंबल यूज करते थे, डायमंड का, तो अब डायमंड का सिंबल ना यूज करके हम ट्रायंगल का सिंबल यूज लेते हैं। हाँ, रिलेशनशिप ही तो है, इज ए और हैव ए दोनों ही रिलेशनशिप है, पर ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप है। अभी तक तो हम सीधा मूठ है किसी को किसी से भी जोड़ रहे थे, ठीक है, जिसमें सबकी अपनी अपनी अलग अलग फीचर्स थी ना, पहली एंटिटी का अपना प्रॉपर्टी था, दूसरे का अपना प्रॉपर्टी था, फिर हम उनको जोड़ रहे थे। पर यहाँ पे जब आप जोड़ने की बात करते हो तो कॉमन एट्रीब्यूट के साथ में आप डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट को जोड़ रहे हो। हाँ नहीं, यहाँ से इसका करो, बस बस। ठीक है, किसके नीचे, डिपार्टमेंट, सैलरी के बाद में डिपार्टमेंट, वो पर ओवर है, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय था ना, तो पर ओवर, इस हिसाब से। वो तो एक बार के लिए समझाने के लिए कुछ रिलेट किए, वो तो आपको जब कोई भी एंटिटी दिया गया होगा तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, तो चलो इतना देख लो, फिर बाकी को और अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ में कल देखते हैं।